जय हिंद दोस्तों। आज हम एक विशेष प्रकार की समिति के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है सच्चर समिति। क्या यह समिति सच में संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी? इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके क्या क्या मुद्दे थे? इन्होंने क्या मुख्य बातें रखी? सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों किया गया? इस पर सारी बातों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं इस समिति में क्या है। तो समिति का नाम है सच्चर समिति। अध्यक्ष राजेंद्र सच्चर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाईं वाली तस्वीर, पहली तस्वीर जिसमें हाथ में घड़ी दिख रहा है, ये हैं राजेंद्र सच्चर जी। ये हमारे न्यायाधीश रह चुके हैं हमारे देश के और इसमें गठन किया गया था। इस समिति का गठन 2005 में और रिपोर्ट सौंपी गई 2006 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री उसमें थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये जो समिति बनाई गई थी विशेषकर मुस्लिम वर्ग के लिए बनाई गई थी। 2006 में राजेंद्र सच्चर समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। इसमें कहा गया कि देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दशा जानने के लिए यूपीए सरकार ने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। 403 पेज की रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में पेश किया गया था। पहली बार मालूम हुआ कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जनजाति और जाति से भी खराब है। इस समिति की 9 प्रमुख सिफारिशें थी। पहला था शिक्षा सुविधा। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना, स्कॉलरशिप देना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना आदि। दूसरा पॉइंट है रोजगार में। तो रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना, मदरसा को हायर सेकेंडरी स्कूल से जोड़ने की व्यवस्था बनाना। तीसरा है ऋण सुविधा। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के मुसलमानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और प्रोत्साहन देना। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और बैंक शाखाएं खोलना, महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त को प्रोत्साहित करना आदि। कौशल विकास। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान खोलना। पांचवा, वक्फ संपत्तियों आदि का बेहतर इस्तेमाल करना। वक्फ बोर्ड होता है, मुस्लिम का अपना एक बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड। छठा, विशेष क्षेत्र विकास की पहलें, जैसे गांवों, शहरों या बस्तियों में मुसलमानों सहित सभी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं, बेहतर स्कूल, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। सातवां, चुनाव क्षेत्र के परिसीमन प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को एससी के लिए आरक्षित न किया जाए। आठवां, सकारात्मक कार्यों के लिए उपाय, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, नेशनल डेटा बैंक और असेसमेंट और मॉनिटरिंग अथॉरिटी का गठन करना। ये इनकी सुझाव थे। नौवां, मदरसों की डिग्री को डिफेंस, सिविल और बैंकिंग एग्जाम के लिए मान्य करने की व्यवस्था। ये अभी तक नहीं किया गया, इनकी मांग थी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई। तो याचिका दायर करता थे विष्णु जैन, जो कि यूपी के थे। थे नहीं कहना चाहिए, अभी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें केंद्र को सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया कि इस समिति का गठन संवैधानिक नहीं है क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के पास है, न कि प्रधानमंत्री के। फिर भी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है सच्चर समिति के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में आपके दिमाग में यह बातें आएंगी, आखिर बहस में क्या हुआ होगा,
आप सोचेंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं आगे कि यहाँ क्या बहस हुआ और कौन कौन से मुख्य मुद्दे रखे गए, क्यों इसको असंवैधानिक बताया गया, इस पर भी चर्चा मैं करता हूं। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, वीडियो को आप अंत तक देखिए। सच्चर समिति अवैध क्यों? तो पहला इसका पॉइंट है, बिना कैबिनेट में चर्चा किए समिति को मंजूरी दी गई, यानी इस पर चर्चा होना चाहिए पहले, और चर्चा हुआ नहीं और डायरेक्ट मनमोहन सिंह ने, तो यहाँ क्लियर लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। वो किसी एक पक्ष को अपने साथ मिलाना चाहते थे वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जो कि असंवैधानिक बात हुई। कैसे हुई असंवैधानिक बात? दूसरा पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 340 का उल्लंघन किया गया। अभी आपने पीछे देखा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अनुच्छेद 340 में कहा गया यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, और यहाँ पर यूज कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। तीसरा पॉइंट था, कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई, जबकि कैबिनेट की मंजूरी लेना पड़ता है। चौथा, एक विशेष धर्म के लिए विशेष प्रावधान कैसे हो सकता है? आप जान रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसे में किसी भी धर्म विशेष के लिए विशेष प्रावधान हो ही नहीं सकते हैं। पांचवा, एक विधान पर विशेष प्रावधान क्यों? एक विधान यानी सब पूरे संविधान में कहा गया है कि भारत जो है किसी भी धर्म के प्रति रुझान नहीं रखेगा, या पॉलिटिकली या किसी भी निजी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो किया जा रहा है ना, तो ऐसा क्यों? छठा बात, धर्म या संप्रदाय के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये संविधान में कहा गया है। सातवां, सर्वधर्म समभाव ही मूल्य उद्देश्य है, यानी सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाए, यही तो संविधान का मूल उद्देश्य है। आठवां, भारत में कई और धर्म के लोग अल्पसंख्यक है, क्या उनके लिए भी अलग से व्यवस्था होगी? ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आपको और मुझे इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आरक्षण देनी है, किसी जाति या धर्म को नहीं दीजिए, जो इसके काबिल है, जिन्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत है आरक्षण की, तो उन्हें देना चाहिए, वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से क्यों ना हो। किसी भी धर्म में आप देखें कि अगर किसी व्यक्ति की स्थिति आम जनता से, या जो स्थिति होनी चाहिए मनुष्य की, उससे खराब स्थिति है, तो उसे आरक्षण दीजिए। इसमें जाति और धर्म लाने की तो बात ही नहीं है। बस इस समिति में और इस वीडियो में बस इतना ही है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छे नागरिक बनिए, अपने समाज में हो रहे बातों को जानिए और देखिए कि कैसे नेता लोगों को बरगलाते हैं। इन सब से बचिए और एक कर्तव्य अपना निभाइए, भारत का भला सोचिए। बस इतना ही मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।